कहने की बात ही नहीं है। क्या उन्होंने बातें की, सब हैरान हो गए कि यार हमारा नुकसान हो गया। हम तो वहाँ गए नहीं, नमाज के बाद बैठे, अब इत्मीनान से उसको गिर्द में घेर लिया, पूछने लगे कि हाँ जनाब उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा यार क्या बताऊँ, सिंधी में कहते हैं कि टीन खड़काए सके डब्बे बजा दिए। कहने लगे क्या बोला, क्या कहने लगे यार बातें अच्छी की लेकिन याद मुझे कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह लोगों के सामने बातें करो, बड़ी अच्छी बड़ी बड़ी बातें करो, लेकिन उसके जहन में वो घुसती नहीं है, वो उसकी जहनी सतह पर जाके बात करना चाहिए। दूसरा, हम कम्युनिस्टों को आइसोलेट करने के लिए तारीखी तौर पर काम हुआ है 1919 के बाद, खास तौर पर हमारे बड़े सगीर में के कम्युनिस्ट का। और दूसरा हमारा नुकसान ये है कि उमूमी तौर पर एथियस्ट लोग, उनको कोई पसंद नहीं करता, कोई करीब आने नहीं देता, लिहाजा वो कम्युनिस्टों में आके पनाह लेते हैं, कम्युनिस्टों के साथ शामिल हो जाते हैं। इन दोनों चीज़ों ने कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट तारीख को बेइंतहा नुकसान पहुंचाया। तीसरी बात कि ये अनार्किस्ट जो हैं, जो अनार्किस्ट सिर्फ कम्युनिज्म के मुकाबले के लिए नहीं है, बल्कि उनकी सबसे बड़ी जो खराबी है वो रिजेक्शनिस्ट होते हैं। हर चीज़ जो बात करोगे उसको रद्द करेंगे। वो जो बात कर रहा है आप उसी पर तफसील से दलाइल देकर बात करो तो फिर उसको रद्द करना शुरू कर देगा। तो रिजेक्शनिस्ट, अनार्किस्ट और एथियस्ट, लादीन, इन्होंने मिलकर जो समाज में लोगों से मिलकर वो बातें करते हैं, वो मलबा भी कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर आ जाता है। और आज तक इस वजह से हमारा अमेरिकी साम्राज्य, बरतानवी साम्राज्य, ये पूरे साम्राज्य ममालिक है, उन्होंने तो मौलवियों को, आपने किताब पढ़ी होगी वली खान की किताब फैक्ट्स आर फैक्ट्स, बाचा खान की किताब है बाचा खान और खुदाई खिदमतगार, उसमें सारे तफसील है कि किस तरह पेशावर के कमिश्नर को वाइसराय हिंद से अहकामात आते थे और किस तरह वो तनख्वाहें उनको बांटते थे। तो बाकायदा एक सिलसिला रहा कम्युनिज्म का। हाँ वो अच्छा, बात पीछे अगर कर रहे हैं तो मेहरबानी खामोश करो। कोई फोन पर बात कर रहा है क्या? कौन है? फरहाद है? फरहाद है? फरहाद भाई इस तरह मत करो यार। फरहाद कहता है कि दानिश्वरी, लेक्चर, फलसफा न मैं बयान कर सकता हूँ न समझ सकता हूँ, बाकी कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिज्म के लिए खड़े करके मुझे गोलियां लगवाओ, गोलियां सर सह लूँगा, जान दे दूँगा, लेकिन ये समझ में नहीं आएगी। तो जनाब, लोगों के जहनों में जो ये भरा गया है, और वैसे भी कम्युनिज्म मजहब दुश्मन नहीं है। कम्युनिस्ट मजहब को न माने ये अलग चीज़ है, कम्युनिस्ट नमाज न पढ़े ये अलग चीज़ है। मिसाल के तौर पर आपको बेशुमार ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे पूछो कि आप अल्लाह ताला को मानते हो, कहने लगे हाँ। अल्लाह ताला की वहदानियत में यकीन रखते हो, कहेगा हाँ बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पैगंबर को आखिरी नबी मानते हो, कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज पढ़ते हो, कहेगा नहीं। रोज़ा रखते हो, नहीं। तो इसे बेशुमार मुसलमान है। अगर कोई कम्युनिस्ट रोज़ा नहीं रखता, नमाज नहीं पढ़ता, तो उसका मकसद ये नहीं है, क्योंकि एक होता है मज़हब का मुखालिफ, एक होता है मज़हब का दुश्मन, और एक होता है जो मज़हब को न माने। मिसाल के तौर पर मैं अवामी वर्कर्स पार्टी के प्रोग्राम को नहीं मानता, उसे लेफ्ट पार्टी नहीं मानता, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं मानता। मैं पीपल्स पार्टी नवाज लीग का मुखालिफ हूँ, मैं पीटीआई का मुखालिफ हूँ। मैं जागीरदार तबके, सरमाएदार तबके का दुश्मन हूँ। इन तीनों कैटेगरी में फ़र्क है या नहीं है? तो मज़हब को न मानना, मज़हब का मुखालिफ होना, मज़हब का दुश्मन होना, ये अलग अलग कैटेगरी है। कम्युनिस्ट जो है वो मज़हब का दुश्मन नहीं होता, मज़हब का मुखालिफ नहीं होता, लेकिन वो मज़हब को नहीं मानता, ये अलग चीज़ है। हमें इनकलाब कम्युनिस्ट पार्टी लाएगी
बगैर कम्युनिस्ट पार्टी के कोई दुनिया के अंदर इनकलाब नहीं आ सकता, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ही इनकलाब नहीं कर सकती, अवाम को अपने साथ मिलाकर इनकलाब करेगी। और वो अवाम अपने मसाइल पर आपकी जदोजहद के नतीजे में, और आप उनको जो प्रोग्राम देते हो कि ऐसा निज़ाम कायम हो जिसमें बच्चा माँ के पेट में आए तुखम के तौर पर आए, तो उस माँ का इलाज, उसकी खुराक, उस बच्चे के इलाज कब्र तक जो है वो रियासत देगी। बच्चे के तालीम के सारे अखराजात आला तालीम तक रियासत की जिम्मेवारी है। हर बंदे को उसकी सलाहियत के मुताबिक काम देना रियासत की जिम्मेवारी हो, हुकूमत की जिम्मेवारी हो। हर शादीशुदा जोड़े को घर फराहम करना रियासत की जिम्मेवारी हो। हम वो निज़ाम लाना चाहते हैं। लोग इस वजह से हमारे पास आते हैं, हमारे साथ आते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो जदलियाती मादियत पर यकीन रखते हों, ये ज़रूरी नहीं हो कि वो तारीख़ी मादियत पर भी यकीन रखते हों, ये ज़रूरी नहीं है कि वो कदर ज़ायद को समझते हों। और ये लोगों को आगे फोर फ्रंट पर लाकर अवामी बगावत जिसको कहते हैं, कम्युनिस्टों की बगावत नहीं, अवाम की बगावत, अवामी बगावत के ज़रिए जब निज़ाम की लड़ाई लड़ते हैं तो उन लोगों को अपने साथ मिलाने, उन लोगों को इकट्ठा करके इनकलाब के लिए लड़ाई लड़ाने के लिए हम उनके अकीदों पर खेलेंगे, मज़हब पर तबसरा करेंगे, उनके पीरों पर उनके सामने तबरेबाजियाँ करेंगे, तो फिर हमारे साथ कैसे आएंगे? हाँ, हमें उनमें से जो ज़्यादा मिलिटेंट हो, ज़्यादा समझदार हो, हमारी एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ कर किरदार अदा करता है। कल जैसे हम चल रहे थे, हमें नज़र आ रहा था ना कि कौन बढ़ चढ़ कर रोल प्ले कर रहा है। उनको करीब लाओ, उनके साथ बैठो, उनसे फिर इन चीज़ों पर बात करो। उनके जहन में ये चीज़ रखो कि तुम अल्लाह ताला से जो मांगते हो और समझते हो कि वही परवरदिगार है, वही मुझे रोटी देने वाला है, तो फिर ज़मीन पर तुम्हें क्यों भेजा? वही आसमान पर आदम बैठा हुआ था, वही बच्चे पैदा करता, ज़मीन पर क्यों भेजा है? भूखा मारने के लिए नहीं। ये ज़मीन उनकी है, जो इसको खोदेगा अपने लिए खुराक तलाश करेगा, इसके लिए। और इस पर जिन्होंने कब्जा किया है वो मज़हब को, अकीदे को इस्तेमाल करते हैं ताकि आप इन चीज़ों पर सोचना छोड़ें। भूख, मुफलिसी, बीमारी और घर के अंदर जो ज़लालत की ज़िंदगी है, इस सब को आप भूल जाएं। इस वजह से वो आपको मज़हब और अकीदा बीच में ले आते हैं। कार्ल मार्क्स ने भी यही कहा था, जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं मार्क्सिज्म के ख़िलाफ़, मार्क्स के ख़िलाफ़, कम्युनिज़म के ख़िलाफ़, कम्युनिस्टों के ख़िलाफ़। मार्क्स ने अपनी तहरीर में कहा कि मज़दूर तबके को अपने दुखड़े, अपनी भूख और इफलास मिटाने के लिए मज़हब अफ्यूम की तरह देते हैं, ताकि वो खाने के बाद खामोश रहे, सोया रहे और उठे। जिस पर कहा गया कि मार्क्स ने मज़हब को अफ्यूम कहा। तो हमें लोगों में काम करने के दौरान लोगों की ज़हनी सतह पर बात करनी है, लोगों के रहन सहन में। और जब मिसाल के तौर पर मैं देहात में जाता हूँ और मैं पेंट शर्ट में जाऊँ, कलफ लगे कपड़े में जाऊँ, तो लोग मुझे कहेंगे कि साहब आदमी आया है, वो अपना दोस्त नहीं समझेंगे। सुनेंगे बात कि अच्छा आदमी है, बड़ा आदमी है, सफ़ेद पोश है, बड़ा आदमी है, ऐसे कपड़े पहन के आए, लेकिन वो अपने में से हमें नहीं समझेगा। लिहाजा उन लोगों के पास जाने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि उसी सतह का लिबास पहनो, उसी तरह की वहाँ पर बैठो। वो ज़मीन पर बैठा हुआ है तो आप ये ना कहें कि यार अब मैं ज़मीन पर कैसे बैठूँ, कोई कुर्सी वुर्सी तो लाओ। नहीं, ज़मीन पर बैठो, फर्श पर बैठो। वो जो आपको खिलाते हैं, उस खिलाने के नतीजे में आपका पेट खराब होने का इम्कान है, तो आप उज़र करें, कहें कि जनाब मैं खा के आया। ये न कहें कि तुम्हारा ये खाना ऐसा है कि मुझे बीमार कर देगा। यानी वो ये महसूस न करे कि मुझसे कोई सुपर चीज़ है ये, तब वो लोग आपकी तरफ मुतवज्जह होंगे। और लोगों को तंजीम कारी की तरफ ले जाना चाहिए। आम आदमी को ये समझाना है कि एक तालीम और दूसरी तंजीम,
یہ جو دو تے ہیں اس سے اس کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے. جو بچوں کو تعلیم دلائی ہے، آج آپ دیکھیں کہ ان میں سے انتہائی پسے ہوئے گھرانے، انتہائی جن کو زندگی میں بالکل مٹی کے برابر سمجھا جاتا ہے، ان کے بچے پڑھے اور آج جی کامریڈ چاہتا چاہو آج ان کے بچے جج، ڈاکٹر. حیرت ناک آپ کو بتاؤں، وال مارٹ دنیا کے اندر دو بڑی چین ہیں جنہوں نے کورونا کے زمانے میں اپنے اثاثوں میں 150-200 گنا زیادہ اضافہ کیا، کمایا. اس وال مارٹ کمپنی میں قطر کا جو انچارج ہے وہ تھر کے ایک گاؤں کا بندہ ہے، کیونکہ اس نے تعلیم حاصل کی، وہاں تک پہنچی. تو ایک مفلوق الحال آدمی کے لیے تعلیم اور دوسری ان کی تنظیم، جس میں وہ جڑے، اس کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں وڈیرے کے بھی ظلم سے، پولیس کے بھی ظلم سے. اور جب آپ ریونیو والوں کے پاس جاتے ہیں سیل سرٹیفکیٹ لینے یا فوتی کھاتا تبدیل کرانے، تو منہ پھاٹے بیٹھے ہوئے ہیں، 2-2 3-3 لاکھ 4-4 لاکھ مانگتے ہیں. جب آپ کی تنظیم ہوتی ہے، اکٹھے ہوتے ہیں، تو آپ بغیر ٹکا دیے وہ کام کرواتے ہیں. اور یہ ہمارے دوستوں نے چمبڑ میں کر کے دکھایا. یہ لوگوں کو ہمیں تعلیم دینی ہے. اور یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ کمیونسٹ پارٹی ہندوستان میں جب پہلے مرحلے میں منظم کی گئی تو اس میں مزدور کسان کا کوئی بچہ نہیں تھا. وہ لوگ تھے جو ہندوستان سے برطانیہ، لندن تعلیم لینے گئے، آکسفورڈ میں تعلیم لینے گئے. اور اس زمانے میں برطانیہ میں تعلیم کے لیے ان کے بچے جاتے تھے جو دولت مند تھے، اور وہاں پروفیسر اور استاد جو ہے ان کا میٹر ذہن کا گھما لیتے تھے، اور واپس آ کے انہوں نے کمیونسٹ تحریک کے لیے کام کیا. بڑے بڑے امیر شرفا خاندان کے بچے. اور انہوں نے پھر اپنے ملک میں جو کام کیا وہ نوابوں کے بچوں پر، سرداروں کے بچوں پر، تاکہ لوگوں کے اندر یہ خوف ڈر ختم ہو. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ محنت کش طبقے کو منظم کر. کیفے اعظمی کا نام سنا ہوگا آپ نے، منشی پریم چند کا نام سنا ہوگا. یہ سب وہ لوگ ہیں جو فیکٹریوں میں کام کرنے والے. بمبئی کے فیکٹریوں میں کام کرتے ہوئے پارٹی کا کانٹیکٹ ہوا، اور وہ فیکٹریوں میں جا کے مزدور لگے، اچھے گھرانے کے فیکٹریوں میں مزدور لگے، اور وہاں آ کے ان کو لیکچر دیتے تھے. تو ان کو احساس ہوا کہ شاعری کی زبان بڑی مؤثر ہوتی ہے، لوگوں کو سحر میں لے لیتی ہے. تو انہوں نے شاعری کرنا شروع کی. جب شاعری کرنا شروع کی تو سب کا حال یہ تھا کہ کمیون میں رہتے تھے، ایک وقت کھائیں تو 2 وقت بھوکے رہے، ویجز اتنے تھے نہیں. تو ان کو کہا گیا کہ آپ فلم کے لیے لکھیں. تو سب نے کہا لعنت بھیجو، فلم پر ہم کیا لکھیں گے، ہم وہ تخلیق کریں گے جو محنت کش طبقے کے لیے، ان کے لیے ہم کیوں لکھیں، تفریح کے لیے ہم چیزیں لکھیں گے. بعد میں ان کو سمجھایا گیا کہ یہ تفریح کے لیے لکھنے کے نتیجے میں پیسہ آئے گا، جو آپ کو بھی کھانے پینے کو کچھ ملے گا، تنظیم کاری میں بھی کم آئے گا. اور جن مزدوروں کو دفتر میں آپ چائے نہیں پلا سکتے، اس دفتر کے اندر انتظامات بھی ہو جائیں گے. اس کے نتیجے میں انہوں نے لکھنا شروع کیا. اور وہ فلموں میں جب لکھنا شروع کیا تو انہوں نے تو دنیا کو حیران کر دیا کہ سارے ٹاپ کے شاعر جو ہے، لیرکس دینے والے ہندوستانی فلموں کو پہلے زمانے میں، وہ سب کے سب ہوئے. پھر محبوب نے فلم انڈسٹری شروع کر دی، اور اس ذریعے کو انہوں نے استعمال کیا. ہم اس زمانے میں کہ فلمیں آج بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں توانائی ملتی ہے. تو ہمیں دوستوں کو لیکچر، گفتگو، بحث مباحثہ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جیسے ساتھی نے کہا کہ فلم کا موڈیم بھی استعمال کرنا چاہیے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ مختلف مسائل پر کبھی کبھار انڈین فلم کا ایک پیس جو ہے وہ ٹک ٹاکر کاٹ کے اور سوشل میڈیا پر چلا دیتے ہیں، کتنا ہٹ کرتا ہے. اب بھی کچھ اس طرح کی فلمیں آ رہی ہیں، لیکن اب وہ ہندوستان میں فلم انڈسٹری اس طرح کی نہیں رہی. اور جتنے بھی سینئر لوگ تھے ان کا انتقال ہو گیا، اور کچھ لوگ جو ہے گورباچوف کی وجہ سے
मायूस हुए, अब वो सरमाया इकट्ठा करने के पीछे लग गए या कम्युनिस्ट पार्टी से दूर चले गए, वो अलग चीज़ है। तो हमें आज भी ये मीडियम जो कामरेड कह रहा था, हमने समारोह में माई बख्तावर का एक जलसा किया। उस जलसे में हमारे 4 किरदार थे, एक वडेरा, एक वडेरे का कमदार और एक किसान और एक पुलिस वाला। वडेरा कमदार से कहता है कि फलां जो किसान है हमारा, वो 3-4 मरतबा तुमने पैगाम दिया, वो मिलना चाहता है, उसका मसला क्या है? कहने लगे सही। वो कहता है कि मुझे अपने बेटे को शहर भेजना है पढ़ने के लिए, मुझे इजाज़त दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा, वो ये कह रहा है। उसको बुलाया, उसको चढ़ी दी। उन्होंने कहा साईं, मेरी बेटी जो है वो भी अब मैट्रिक कर लिया है, मैं उसको शहर भेजना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त। कहते तुमने बेटी को मैट्रिक तक के पास करा लिया है? और उस पर वो गुस्सा करता है। कमदार उसको लाठियाँ मारता है और पुलिस वाला उसको गिरफ्तार करके जेल में डालता है। लेकिन उन लोगों के सामने इस जो आधे घंटे का था ये, वो इतना असर छोड़ा, बेइंतहा असर छोड़ा। तो इस तरह की चीज़ें हमें करनी चाहिए, और कामरेड कह रहा है तो इस तरह की ये चीज़ें करेंगी। तो पार्टी के कारकुनों को इनकलाबी काम के साथ साथ समाजी काम भी करना चाहिए। हम अपने मोहल्ले में कोई फौतगी हो जाती है तो हम कहते हैं यार ठीक है, मैं तो काम से हूँ, नहीं जाना चाहिए। गांव में फौतगी हो, सारे कामरेड वहाँ के इकट्ठे हो जाएं, इंतज़ाम जाके संभालें। जिनकी फौतगी हो गई है उनको परेशानी ना हो कि मेहमानों को कौन वेलकम करेगा, दरिया को कौन बिछाएगा, पानी कौन पिलाएगा। इस तरह दुख सुख में लोगों के साथ काम आना चाहिए। जब तक समाजी काम नहीं करेंगे, लोग कहते हैं कि ये समाजी काम तो रियासत के हैं, बीमार को अस्पताल से मदद दिलाना ये तो रियासत का काम है। ठीक बात है, ये सारे रियासत के काम है। सतार ईदी जो कर रहा था, ये रियासत का काम है। रियासत जब तक वो नहीं बनती तब तक ये काम छोड़ दे। लोग बहुत सारे कहते हैं छोड़ दे। तो फिर सवाल है कि किसान को, मजदूर को हम इक़्तिदार आला पर बिठाना चाहते हैं, लेकिन उस मजदूर की 2-4 आने की लड़ाई क्यों लड़ते हैं? उसको तो हम इक़्तिदार पर बिठाना चाहते हैं। तो जब तक इक़्तिदार पर नहीं बिठाते तब तक उनकी ट्रेड यूनियन बना के उनकी उजरत के लिए, उनके बाकी मराहत के लिए हम स्ट्रगल करते हैं। वो इसीलिए स्ट्रगल होती है ना, ताकि इसी से उसका एतमाद भी पैदा हो, लड़ाई में भी यकीन हो, और वो मुल्ला के कहने पर सिर्फ ऊपर न देखे, बल्कि वो कहे कि मेरी तकलीफ़, मेरे मसाइल जो है वो इधर धरती वालों ने पैदा किए हैं और इधर ही उसको हल करना है। तो ये कुछ तरीक़ेकार हैं, और पार्टी के इदारे बना। हमारी पार्टी आहिस्ता आहिस्ता मास पार्टी बनती जाती है। जलसे जुलूस में हम कई सारे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत मुतारिक है, लोगों के काम भी आते हैं, लेकिन न हारी कमेटी के यूनिट की मीटिंग करते हैं, न पार्टी के सेल की मीटिंग करते हैं, न स्टडी सर्किल चलाते हैं। तो इसका नतीजा क्या मिलेगा कि हमारा न ट्रेंड कैडर मिलेगा, न हमारी नज़रियाती तरवीज जो है लोगों तक पहुंचेगी। एक मास पार्टी की तरह तकरीरें करते रहेंगे, और तकरीरें और कुछ वो क्या कहते हैं, शायरी और म्यूज़िक के प्रोग्राम करके लोगों की दिल लुभा लेंगे, लेकिन कैडर नहीं बनेगा। और आज आप देखें कि आज बहुत सारे मुतारिक और मज़ाहमतकार लोग मौजूद हैं हमारे साथ, लेकिन नज़रियात पर उनकी गिरफ्त नहीं। फिर क्या होगा कि एक वक्त ऐसा आएगा जिसमें कोई पॉपुलिस्ट लीडर जो अच्छी तकरीर करने वाला हो, अच्छा डिबेटर हो, वो आप सबको विन कर लेगा, जीत लेगा, और उसका सिस्टम लागू करने का कोई मकसद ही नहीं। इनकलाब आया, रियासत मिल गई, हुक्मरान बन गए, और वो हुक्मरान बनकर इसी तरह होगा जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो हुक्मरान बने और सारे वडेरे और सरमाएदार वो हुक्मरान बन गए हमारे। ये पार्टी में भी होगा। एक सोवियत यूनियन की पार्टी, सोवियत यूनियन रद्द इनकलाब का क्यों शिकार हुआ? उसकी वजह यही है कि लेनिन ने कहा था कि समाज के अंदर, पार्टी के अंदर मुसलसल नजरियाती लड़ाई जारी रखनी चाहिए, समाज में भी
पार्टी के अंदर में, इनकलाब के बाद भी, इनकलाब से पहले भी। अगर इनकलाब के बाद और पार्टी के अंदर आने के बाद हमने तस्वर कर लिया कि जो पार्टी में आ गया वो तो अब कैडर है, वो तो तैयार है, अब इस पर नजरियाती मजीद काम की क्या ज़रूरत है कि मैं कामरेड वली अंजुम से कहूँ कि भाई कार्ल मार्क्स का सरप्लस वैल्यू ज़रा आज के हालात में दोबारा पढ़ लो, या मैं कामरेड अजहर से कहूँ कि आज के हालात में तारीखी मादे दोबारा पढ़ लो। ये कोई मजाक नहीं है कि मैं उनसे मजाक कर रहा हूँ। वो कहेगा मैं तो पढ़ा हुआ, ठीक पढ़े हुए, दोबारा भी उसको पढ़े, ताकि आज के हालात के साथ उसे तालमेल पैदा कर सके और आपका जहन भी ताज़ा हो, रिफ्रेश हो। जिस तरह मोबाइल जो है हैंग हो जाता है, हमें समाज में मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिलता, तो हम अपने जहन को भी रिफ्रेश करें। और दूसरी बात ये कि इनकलाब के बाद हमने नजरियाती लड़ाई शुरू कर दी, बंद कर दी कि अब तो इनकलाब आ गया है, फौज भी हमारे पास है, पुलिस भी हमारे पास है, अब हमारे सरमाएदारों को जेलों में डाला है, उनकी ट्रेनिंग हो रही है, जब कुछ करना सीख जाएंगे उनको बाहर निकालेंगे, वडेरों जागीरदारों को भी जेल में डाला है, उनको कोई काम काज सिखा के बाहर उनको काम में लगा देंगे। ये तो ठीक बात है, लेकिन अपने कैडर तरबियत याफ्ता न होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसका जहन साम्राज्य और सरमाएदाराना प्रोपेगेंडा का शिकार होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे शरीफ लोग, शरीफ खानदान, अच्छे खासे पैसे वाले, उसके मरने के बाद वो उनकी दौलत जो है वो रुई की तरह उड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है, वो पता नहीं किन किन चीज़ों में लग जाते हैं। गोरबाचोव वाली टीम पूरी सरमाएदाराना प्रोपेगेंडा का शिकार थी। यार आप अंदाज़ा कर सकते हो कि येल्सन, मॉस्को स्टेट कमेटी का सेक्रेटरी, जो रशिया की कम्युनिस्ट पार्टी का स्टेट का सेक्रेटरी और पोलिट ब्यूरो का मेंबर और इंतज़ामी कमेटी का, रियासती इंतज़ामी कमेटी का मेंबर, और जब वो खुल के बाहर आया तो क्या अंदाज़ा हुआ कि ये तो बदमाश जो है किसी सरमाएदार हुक्मरान से ज़्यादा कम्युनिज्म के खिलाफ खड़ा है। वो पार्टी में ऐसे कैसे छुपा बैठा था। गोरबाचोव क्राइमिया से बैठकर और रेगन को फोन करके बता रहा है कि अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है। जब आप कह रहे हो कि ये कोई साम्राज्य हरबा नहीं था, हमने तब्दीली महसूस की, तो आप उनको क्यों बता रहे थे? पानी है, मंगा लिया है। हाँ। तो पार्टी के अंदर अगर नजरियाती तरबियत लोगों की नहीं होगी, जहनी, जिस्मानी और समाजी तरबियत नहीं होगी, तो हम लोग ऐसे पैदा करेंगे जो कल को पार्टी पर वो काबिज हो जाएं, पार्टी के आला ओहदों पर। इसमें मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, रियल वाक़या। मैं पेशावर में था, जुलाई महीने में अब्दुल सत्तार ईदी कराची बंदर रोड पर जॉली फंड कर रहा था, नीचे फुटपाथ पर बैठकर। शुगर का, लो शुगर का मरीज़ था, गर्मी शदीद की वजह से पसीने बहुत आए, वो बेहोश होकर गिर गया। अब उन्होंने फौरी तौर पर अपनी एम्बुलेंस में उठाया और आगा खान चले गए। मैं जब वापस आया तो कामरेड निसार शाह हमारे कराची के सेक्रेटरी थे, उनसे कहा कि यार ईदी साहब से मिलने चलते हैं, उनकी आदत है। हम वहाँ चले गए, साथ उनका एक दूसरा डॉक्टर भी था। बैठे, मैंने उनसे काफ़ी बातें की। जब उठने लगे तो मैंने कहा ईदी साहब आपको ऐसे मरना नहीं है, जब तक वो इनकलाब ना आ जाए और रियासत ये जब तक फ़राइज़ पूरे करने नहीं शुरू करती तब तक आप जैसे अमल की ज़रूरत रहेगी। तो कहने लगा कि यार अब हमारा क्या वक्त है। मेरा बेटा फैसल, उसको मैंने मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, लेनिन नहीं कहते, लेनिन कहते थे, जब पढ़ा लिया है, अब इसको संभालो। ये मेरा वाला काम जो है ना, ये अपने आप को दौलतमंद बनाने वाला नहीं है। अगर कोई मार्क्स और लेनिन के रास्ते पर चलेगा तो इसको चलाएगा, वरना ये बाकी मेरी काठियावाड़ी बहुत बरादरी जो है ना, हरामजादे हर 6 महीने के बाद उम्र करने जाते हैं और हज पर जाते हैं, लेकिन यहाँ कपड़े के 1 मीटर पर 4 आने कम करने को तैयार नहीं होते।
तो कहने लगे फैसल को भी संभालो ताकि ये कम्युनिस्ट रहे और ठीक तरह चला सके। डॉक्टर निसार शाह ने उसे हाथ मिलाया, कहने लगा कि ईदी साहब, अल्लाह ताला आपको बड़ी उम्र अता करे, आप जिंदा रहे, जो काजी ने कहा है वो करते रहे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बैठो बैठो काजी, बैठो बैठो। ये क्या कह रहा है, ये क्या इसने कहा, आप थे रशीद? ये इसने क्या कहा? तो वो कहने लगा कि मैंने रवायती जुमला कहा ईदी साहब। कहे नहीं नहीं काजी साहब, पार्टी के अंदर मेंबरशिप ठीक नहीं कर रहे, आप कैडर नहीं बना रहे। ये बंदा मुझे समझता है कि मैं कौन हूँ। जब तुम मुझसे अयादत करने आए हो तो इसको अंदाज़ा होना चाहिए ये लफ्ज़ क्या कह रहा है मुझे। और ये आज कराची का सेक्रेटरी है, कल को ये पार्टी का सेक्रेटरी जनरल भी हो सकता है। तो पार्टी को तबाह करने जा रहे हैं। कैडर भर्ती मोहतात तरीके से करो, लोगों को ज़हनी तौर पर पहले तैयार करो, ऐसे मेंबरशिप मत दो। उनके सामने उन्होंने कहा, वो कहे ईदी साहब मैंने माफ़ी मांगता हूँ, मैंने गलती की है, मैंने रवायती कानून नहीं नहीं, ये आदमी का अंदर से वो चीज़ खुल के आती है। तो हमें अपने कैडर की ठीक तरह तरबियत करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, काफ़ी मैंने टाइम दिया। सवाल जवाब है, कापियाँ ले लें और बाकी रह जाए।